किसान भाइयों नमस्कार। आज का विषय है बैल आधारित कृषि या गौवंश आधारित कृषि। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हम सभी लोग गाय को माँ का दर्जा देते आए हैं। जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो गाय को मैंने माँ माना है, इस धरती माता को जिसमें हम खेती करते हैं उसको मैं माता मानता हूँ, और नदियों को माता मानता हूँ। दुर्भाग्य ये है कि आज ये तीनों माताएं, नदियाँ सूख चुकी हैं, धरती माता की उर्वरा शक्ति खराब हो चुकी है, और गौ की जो दुर्दशा है वो आप जानते हैं। आज मैं केवल बैल और गाय की बात करेंगे कि गाय और बैल का हमारे जीवन से, हमारी कृषि से क्या रिश्ता है। आज गांव में हम जो पलायन देख रहे हैं कि जिस किसान परिवार के घर में एक बच्चे को छोटी सी नौकरी मिल जाती है, वो खेती छोड़ करके शहर में चला जाता है। गांव के भूमिहीन जो कृषक परिवार थे, आज वो भी बड़े बड़े शहरों में रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। बहुत सारे किसान खेती में घाटा हो जाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। इधर हमारी कृषि नीतियां, हमारी सरकारें किसानों को आमदनी बढ़ाने की बात करती हैं कि किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति वर्तमान में, एक आदरणीय पालेकर जी हैं, उनका नाम भी आपने सुना होगा, जो जीरो बजट खेती की बात कहते हैं और वो गौ आधारित खेती की बात करते हैं कि एक गाय से 5 एकड़ की खेती कितनी आसानी से कर सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मुद्दा एक है कि गाय के बारे में, बैल के बारे में जो हमारी आम जनमानस की अवधारणा है, वो आम व्यक्ति गाय के बारे में क्या सोचता है। हमें इस बात पर अध्ययन करना पड़ेगा कि आज के 1000 साल पूर्व हमारे देश में, कहते हैं जो विदेशी लोग आक्रांता है इस देश में शासन करने के लिए, उन्होंने लिखा है कई लोगों ने कि भारतवर्ष में दूध दही की नदियां बहती हैं। यानी पशुपालन मेरा इतना समृद्धशाली व्यवसाय था कि दूध और घी की कोई कमी नहीं थी। फिर आज क्या हुआ? आज एक वीडियो में मैंने पहले बताया था कि आज इस देश में 80% जो दूध और दही और घी का व्यवसाय है वो नकली है। यानी कि हम सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक दही, सिंथेटिक घी ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं। ये जो मेरा आज का विषय है वो किसानों की खुशहाली का है, किसानों के आत्महत्या करने का है, गांव के पलायन को रोकने का है। जिन लोगों की उम्र 50 साल से ऊपर की है, वो जरा अध्ययन करें अपने गांव में, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग गांव में कभी रहते थे, गांव की मिट्टी में खेले हैं, गांव के खलिहानों में, गांव के जलाशयों में नहाए हैं, किसान के बेटे हैं। अगर वो 40 साल 50 साल पहले का इतिहास देखते हैं तो पहले गांव में बेरोजगारी, ये जो शब्द आया ना आज नया बेरोजगारी, हमारे गांव की संस्कृति इतनी सशक्त थी कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था।
गांव में 2-3 परिवार नाई होते थे, कुम्हार होते थे, कहार होते थे, धोबी होते थे, जुलहे होते थे, दर्जी होते थे, यानी कई तरीके के लोग गांव में रहते थे और हमारा गांव लगभग स्वावलंबी था। लेकिन वर्तमान में गांव परावलंबी हो गए। गांव के बहुत सारे बड़े किसान तो गांव छोड़ करके आसपास के कस्बों में चले गए। जिन परिवारों में एक आध बच्चा कोई नौकरी में आ जाता, वो परिवार भी गांव छोड़ करके चला जा रहा है। और गांव में पशुपालन का धंधा बिल्कुल चौपट है। विषय गौवंश आधारित कृषि का है कि आज जो खेती में जो नाना प्रकार की समस्याएं हैं, उनका इतिहास बता रहा हूं कि आज किसान की समस्या हो, फसल उत्पादन की समस्या हो, बढ़ती उत्पादन लागत की समस्या हो, कीट की समस्या हो, बीमारियों की बात हो, गांव से पलायन की बात हो, शहरों में बढ़ती बेरोजगारी की बात हो, हर समस्या कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट करती है कि अब हमारी जो प्राचीन कृषि संस्कृति थी वो हमने स्वयं बर्बाद कर दी है। एक किसान जिसके पास 4 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, वो एक जोड़ी बैल रखता था। अपने उसके निजी बैल थे और चूंकि 3 एकड़ जमीन थी तो वो किसान अपनी खेती स्वयं कर लेता था, यानी बैलों से खेतों की जुताई बुआई का काम सारा स्वयं कर लेता था। गांव में जो 10 एकड़ 12 एकड़ 15 एकड़ के किसान थे, उनके यहाँ गांव का वो भूमिहीन परिवार जिसकी कोई रोजी रोटी नहीं थी, एक परिवार इस बड़े किसान के यहाँ समृद्ध होकर के खेती करता था, यानी कि वो इसके साथ मिलकर के खेती करता था। बड़े किसान का खेत जोतना, फसलों की बुआई करना, फसलों की निकाई गुड़ाई करना, पानी लगाना, फसल की कटाई करना, मड़ाई करना, सारे काम उसके साथ रहता था। तो गांव में कहीं भी किसी को खाने की समस्या नहीं थी, दूध दही की समस्या नहीं थी, खेतों की उर्वरा शक्ति अच्छी थी, क्योंकि जो पशु थे हमारे वो फसलों के अवशेष खाते थे, गोबर करते थे और गोबर को अच्छी तरीके से कच्चे गड्ढे में सड़ाया जाता था। जब मैकेनाइजेशन का युग आया 60 और 70 के दशक के बीच में, तो गांव के एक किसान ने ट्रैक्टर खरीदा और 10 लोगों की जमीन जोतने लगा। 10 लोगों ने बैल बेच दिए। फिर एक और किसी संपन्न किसान के मन में आया कि मैं भी ट्रैक्टर लाऊं। वो भी ट्रैक्टर लाया, लोन से लाया और उसने अपनी खेती ट्रैक्टर से प्रारंभ की। गांव के 10 लोगों की और खेती ट्रैक्टर से प्रारंभ हो गई। आज की तारीख में हर गांव में 10% लोगों के पास ट्रैक्टर है। एक हिंदुस्तान के जो ग्रामीण सेक्टर का जो ट्रैक्टर का जो आंकड़ा है वो लगभग 9-10% लोगों के पास आज ट्रैक्टर हैं। 90% लोगों के पास ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं है और उनके पास बैल भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में केवल 7% लोगों के पास बैल बचे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के रिमोट एरिया में, महाराष्ट्र के, वहां कुछ किसान बैल से खेती आज भी करते हैं। जो किसान बैल से खेती करते हैं, बेशक उनकी संख्या 50-60 लाख ही है। बैल से खेती करने वाला कोई भी किसान पिछले 25 साल का डाटा उठा लीजिए, बैल से खेती करने वाले किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। जिनके पास ट्रैक्टर है उन किसानों ने भी आत्महत्या नहीं की। आत्महत्या करने वाले किसान जो हैं वो केवल वो हैं जो छोटी जमीन के लोग हैं
और किराए के ट्रैक्टर से खेती कराते हैं। क्योंकि खेती में जब घाटा होता है किसान तभी आत्महत्या करता है। तो बैल और गाय हमारी कृषि का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आज की तारीख में जब मैं बैल आधारित कृषि की बात करता हूँ तो हमारे बहुत से अपने परिचित, अपने मित्र, अधिकारी, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि लोग चंद्रमा पर पहुंच गए और आप बैल पर अटके हो। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि हमारी जो सनातन संस्कृति थी, हमारे जो संस्कार थे, हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो परंपराएं थीं, अगर हमने उनको अब छोड़ दिया तो फिर ये जान लीजिए कि ईश्वर हमको भी छोड़ देगा। ये जो पूरे प्रकृति का जो ताना बाना है उसमें ये बैल और गाय भी एक कहीं ना कहीं एक कड़ी हैं। तो जो किसान बैल से खेती करता है, आज जो मैंने बताया कि किसानों की आय को 2 गुना कैसे किया जाए, तो कुछ लोग कहते हैं कि उत्पादन बढ़ा करके हम आय को 2 गुना कर सकते हैं। और मैं क्या कहता हूं, उत्पादन बढ़ाने से आय घटती है, बढ़ती नहीं है। कारण कि बाजार में अर्थशास्त्र का एक नियम है कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर किसी भी उपज का जो मूल्य निर्धारित होता है। आज देश में यही तो हो रहा है। धान का, आलू का, गेहूं का, गन्ने का जो वाजिब मूल्य है वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इन फसलों की अंतर्गत एरिया बहुत ज़्यादा है, उत्पादन बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत कम है। तो फसलों की पैदावार बढ़ा करके हम आमदनी को 2 गुना नहीं कर सकते, ये कोई बिल्कुल इसको तय कर ले। हाँ, एक विषय है कि फसलों की उत्पादन लागत को घटा करके, प्रकृति के वैभव को मजबूत करके, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके और जैव विविधता का संवर्धन करके निश्चित है कि हम अपनी फसलों की उत्पादन लागत को घटा सकते हैं। इसमें गौवंश आधारित कृषि एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी सरकारें कहती हैं हम गाय को या गौवंश की हत्या नहीं कर सकते। हम हत्या कर नहीं सकते, घर में उसको पालेंगे नहीं, खेत में उसको चरने नहीं देंगे। तो अपने आप में ये कैसा मजाक है। और यही कारण है कि आज गौवंश गांव में, खेतों में, कस्बों में, शहरों में छुट्टा घूम रहा है। पहले गाय जब बछड़ा देती थी तो 1.5 साल 2 साल के बाद उसको लोग खस्सी करा देते थे और बैल की ट्रेनिंग दे करके बैल बना लेते थे और खेती की जुताई का काम करते थे। आज चूंकि हम बैल से खेती नहीं करते, इसलिए गाय के जो नर हैं, जो मेल हैं, वो सांड बन जाते हैं। और आज एक बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि सांड भी कई बार बाजार में, गांव में लोगों को गिरा गिरा करके मार रहे हैं। ये मानव द्वारा निर्मित समस्या है। तो मित्र, मैं एक ही चीज कहता हूं, भविष्य देखिए, आगे जरा देखना, दूर का देखना तो शुरू करिए। जिस प्रकार जमीन में जीवांश कार्बन की कमी दिन पर दिन होती जा रही है, मैं बताता हूं 1950 के दशक में हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन का जो औसत था वो
0.52% था और आज ये औसत गिर करके 0.30% रह गया। यानी मैंने जीवांश कार्बन जमीन का नष्ट कर डाला। कारण कि पशुओं के मलमूत्र से खाद बना करके खेतों के लौटाने की परंपरा खत्म हो गई। पशुधन मेरा निरंतर कम होता जा रहा है। और आज तो मैं ये बता दूं कि गांव में जिस प्रकार से गायों को पालने का प्रचलन कम हुआ, आज भैंस भी लोग बहुत कम पाल रहे हैं। कारण एक ही है कि भैंस के दूध का भी वाजिब मोल नहीं मिल रहा है। किसान जो गांव में भैंस पालता है अमूमन 30 रुपए से 40 रुपए के बीच में दूध बेच पाता है, जबकि शहरों में उस दूध को लोग जब पानी मिला करके सिंथेटिक करके और फिर भी हम 60 रुपए का लेते हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने में ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति दुग्ध उत्पादन करता है, अगर उसके दूध का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो ये धीरे धीरे धंधा कम होता जाएगा। गाय के साथ जो हुआ है कि पहले हमने बैल को तिरस्कृत किया, क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूं कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बैल के बिना गाय, मतलब नर मादा का ये किस्सा चलेगा। अगर किसी भी जीव जगत में हम मादा को या नर को ख़त्म करेंगे तो जो शेष बचेगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो बैल मेरे खेतों की जुताई करता था, बुआई करता था, मड़ाई करता था, माल भाड़े को इधर से उधर ले जाता था, बैलगाड़ी हाँकता था, और गाय हमको दूध देती थी। और पशुओं के मलमूत्र से गोबर मिलता था और गोबर सड़ता था और वो खेतों में उपयोग होता था। एक और चीज थी कि बैल, चूंकि बैल का जो वजन है वो 4 कुंटल 5 कुंटल से ज़्यादा का नहीं होता, तो बैल जब खेत में चलता है जुताई करने के लिए, और उसका जो देसी हल होता है वो ज़मीन की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनको नष्ट नहीं करता। जबकि ट्रैक्टर 3-3.5 टन का ट्रैक्टर 3 इंच की ज़मीन की जुताई करता है, शेष पूरी ज़मीन को कॉम्पैक्ट करता है, कठोर बना देता है। भारी भारी 2-2, 1.5, 1-1 टन के जो वजनी कृषि यंत्र हैं वो भी ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को खराब करते हैं। एक तो वर्षा का पानी, मेड़ें खत्म हो गई, जलाशय खत्म हो गए, इस वजह से वर्षा का पानी नदियों में चला जाता है। दूसरा, ज़मीन के नीचे की परत जो है हार्ड हो गई, इसलिए भी पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है और निरंतर पानी जो है वर्ष दर वर्ष नीचे गिरता जा रहा है। अगर मुझे जल संरक्षण की बात करनी हो, भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठाना हो, तो उसमें भी बैल और गाय एक मील का पत्थर साबित होंगे। क्योंकि बैल आधारित कृषि, जब बैल आधारित कृषि हम करते हैं तो पालेकर जी की जो बात है कि गौमूत्र और गोबर और जीवाणु, जीवामृत, बीजामृत, घनामृत पानी के माध्यम से बैल से खेती होती है, तो बैल जब खेत में रहता है, जुताई करता है, तो वो गोबर भी कर देता है और पेशाब भी कर देता है। यानी गौवंश का गोबर और पेशाब हमेशा खेत में गिरता रहता है। और बैल के चक्कर में, बैल के साथ साथ जब घर में गाय होती है तो गाय का गोबर हम गोबर के गड्ढे में डिस्पोज आप करते हैं, तब भी हमको ज़रूरत नहीं है कि हम जीवामृत, बीजामृत, घनामृत जैसे किसी उसमें फंसें। और आज जब मेरे देश के 93% लोगों के पास गौवंश है ही नहीं, और ऐसे में अगर मैं जीरो बजट खेती की बात करता हूँ, जीवामृत, बीजामृत, घनामृत की, तो मुद्दा केवल इतना है कि आज किसी किसान ने अगर जीवामृत, बीजामृत, घनामृत की कहानी को ठीक से समझ भी लिया है, तो किसी पड़ोसी के घर में जाकर के उसका गोबर और उसका पेशाब कलेक्ट नहीं कर सकता। वो उसको शर्म आती है। विषय अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि जब गाय है ही नहीं तो ये खेती कैसे होगी। लिहाजा देश की नीतियों के, देश के वैज्ञानिकों को, कृषि अधिकारियों को, स्वयं किसान को
इस चीज़ पर तो यकीन करना पड़ेगा, ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जो खेती की दुर्दशा है उसके पीछे कहीं ना कहीं गाय और बैल का तिरस्कार जुड़ा हुआ है। गौवंश अब भी मेरे देश में है। रात रात भर किसान इस छुट्टा गौवंश से अपनी फसलों की रखवाली करता है। मैं कई बार गांव में जाता हूं तो किसान कहते हैं कि साहब और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो छुट्टा गौवंश है इसकी समस्या, इसके कारण बड़ी समस्याएं हैं, रात रात भर जागना पड़ता है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पूरे गांव में कितने छुट्टा गौवंश हैं, तो बताया जाता है 60-70 होंगे। हमने कहा कितने परिवार हैं, तो 125 परिवार हैं। हमने कहा रात रात भर जागने से अच्छा है एक एक गौवंश को अपने घरों में बांध लीजिए, तो आपको रात भर रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, ये गौवंश आपके घर में रह कर के गोबर करेगा, फिर आप इससे जीवामृत बीजामृत कुछ भी बनाइए, और नहीं तो अपने गोबर के गड्ढे में सड़ा करके खाद बनाइए। मित्र, ये गौवंश हमारी और हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ विश्व की जो ज़मीन है टोटल, जो वो केवल 2.4% है, और आबादी जो है 18% है। कई लोग ये दलील देते हैं कि खेती के लिए गाय बैल की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मैकेनाइज्ड युग आ चुका है। और अमेरिका को देखिए, जापान को देखिए, ब्रिटेन को देखिए। मुझे बड़ी हंसी आती है कि किसी बाहरी मुल्क से हम अपने देश की तुलना कैसे कर सकते हैं। वहां जमीन बहुत ज़्यादा है, किसान बहुत कम है, आबादी बहुत कम है। हमारे देश में तो देखिए 2 चीज़ें हैं। जो गांव के 20% भूमिहीन परिवार जो शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, अगर गांव के लोग बड़े बड़े किसान बैल आधारित खेती करना शुरू कर देंगे तो ये जो गांव से पलायन है वो रुकेगा न मरेगा। और अगर बैल से खेती करने लग जाएगी, की जाने लगेगी, तो किसान जो आत्महत्या करते हैं वो आत्महत्या भी उनको नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस देश में पिछले 25 सालों में एक भी डाटा नहीं है कि जिस किसान के पास बैल से खेती करता हो और उसने आत्महत्या की हो। और जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं वो वही हैं जो ट्रैक्टर से खेती कराते हैं। जो ट्रैक्टर है जिसके पास, उसने भी आत्महत्या नहीं की, क्योंकि अपनी खेती कर लेता है और किराए के पैसे से इसकी आमदनी हो जाती है। संकट में तो वो किसान है जिसके पास बैल नहीं है, किराए के ट्रैक्टर से खेती कराता है। तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान, बढ़ती उत्पादन लागत की बात हो, किसानों की आमदनी को दोगुना करना हो, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हो और जैव विविधता का संवर्धन करना हो, इन सारी 5 कड़ियों में अगर बैल नहीं है तो यह संभव है नहीं। क्योंकि आप देखिएगा बीमारी कैसे, फसलों में बीमारी का कारण क्या है? फसलों में बीमारी का कारण है नष्ट होती जैव विविधता। फसलों में इंसेक्ट का कारण है पक्षियों का नष्ट हो जाना। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पर परागण की क्रिया, जो पर परागित फसलें हैं उसमें पर परागण की क्रिया तितलियां और मधुमक्खियां करती हैं। और हमारे वैज्ञानिकों की सलाह है कि जब दाल वाली और तेल वाली फसलों में जब फूल आते हैं उसी समय इल्ली और माहू लगता है, तो इल्ली और माहू से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड डालते हैं। जिस समय हम फसल में दलहनी तिलहनी फसलों में इंसेक्टिसाइड डाल रहे होते हैं उसी समय तितली और मधुमक्खी का वहां जाना होता है। और क्या होता है कि मारने तो चले थे किसी को और नष्ट हो गई तितली और मधुमक्खी। मारने तो चले थे दीमक को, मर गया केंचुआ। ऐसी स्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है और उन लोगों से निवेदन है जिन लोगों को किसान के
किसान से थोड़ी सी भी हमदर्दी है, जो गांव से निकले हुए लोग, गांव के परिवेश से थोड़ी सी भी मोहब्बत है, वो इन विषयों पर थोड़ा आत्मसात करें, आत्मचिंतन करें। और अगर मेरी बात में दम हो तो ऐसा नहीं है जैसे कोई कह देता अब ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं फिर एक चीज कहता हूं, अगर बैल आधारित कृषि पॉसिबल नहीं है तो मानव सभ्यता इस हिंदुस्तान में जिंदा रहेगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। हम बार बार एक ही चीज कहते हैं कि हम इस पृथ्वी के अंतिम व्यक्ति नहीं हैं। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को भी इसी धरती पर जिंदा रहना है, विषय वहां तक जाता है। हमारी तो कट गई, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी कैसे कटेगी? क्योंकि मैं इतनी तेजी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का जैव विविधता को दोहन कर रहा हूं, इतनी तेजी के साथ कि अब लगता नहीं है कि पीने का पानी मिलेगा, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी और भोजन मिल पाएगा। इसलिए बैल आधारित कृषि को प्रमोट करना इस देश की नीतियों की पहली प्राथमिकता है और नीति निर्माताओं से अनुरोध है। ये जो बैल आधारित कृषि परंपरा बंद हुई है, उसके पीछे भी यही कारण है कि हमने रासायनिक उर्वरकों पर भारी भरकम सब्सिडी दी, ट्रैक्टर लेने वालों को सब्सिडी दी, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी। कई बार बैल से खेती करने वाले किसान हमसे पूछते हैं कि सर ये बताइए, ट्रैक्टर वालों को तो ये दिया जाता है, रासायनिक उर्वरक खरीदने वाले व्यक्ति को एक साल में 20,000 रुपये का अनुदान मिल जाता है, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये सारी चीज़ें अनुदान पर हैं। बैल से खेती करने वाले किसान को देश की नीतियों ने क्या दिया? तो नीति निर्माताओं से भी निवेदन है कि आपकी जो जैविक खेती है, जो परंपरागत खेती है, जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, अगर इसको ईमानदारी से प्रमोट करना चाहते हैं तो दो चीज़ों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मैकेनाइज खेती पर कोई अनुदान नहीं, रासायनिक उर्वरकों पर कोई अनुदान नहीं। मैं समझता हूँ किसान बैल आधारित कृषि की ओर निश्चित आगे बढ़ेगा। नमस्कार।